हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 9 भारत के केंद्रीय सरकार और प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे अन्य संस्थाओं का विकास, ग्रोथ ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशंस। केंद्रीय सचिवालय। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर उल्लेखनीय है। क्या है? फर्स्ट है, वर्ष 1843 में भारत के गवर्नर जनरल ने भारत सरकार के सचिवालय को बंगाल सरकार के सचिवालय से पृथक कर दिया, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय सचिवालय में गृह, वित्त, रक्षा और विदेश विभागों की स्थापना हुई थी। सेकंड पॉइंट है, वर्ष 1959 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो यानी विभाग विभाजन प्रणाली शुरू हुई। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कौन सी? पोर्टफोलियो। क्या है ये? विभाग का विभाजन, जो स्तर होता है, जो पद होते हैं, उसका विभाजन प्रणाली शुरू की गई, जिसके फलस्वरूप गवर्नर जनरल परिषद के एक सदस्य को केंद्रीय सचिवालय के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया और परिषद की ओर से आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। थर्ड पॉइंट है, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सचिवालय के कार्मिकों के लिए कार्यालय संबंधी प्रणाली शुरू की थी। किसने शुरू की थी? लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1905 में। फोर्थ पॉइंट है, वर्ष 1905 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा रेलवे बोर्ड का गठन किया गया, जिसके फलस्वरूप रेलवे पर नियंत्रण का कार्य लोक निर्माण विभाग से लेकर इस बोर्ड को सौंप दिया गया था। फिफ्थ पॉइंट है, वर्ष 1947 में भारत सरकार के विभागों का नाम बदलकर मंत्रालय कर दिया गया। उस समय केंद्रीय सचिवालय में कुल 18 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? 18 मंत्री। अब हम पढ़ेंगे राज्य प्रशासन के बारे में। ब्रिटिश शासनकाल के समय अस्तित्व में आए और विकसित हुए राज्य प्रशासन से जुड़ी संस्थाएं निम्न है। फर्स्ट है, वर्ष 1772 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने राजस्व संग्रह और न्याय प्रदान करने के दोहरे प्रयोजन में जिला कलेक्टर के पद की रचना की। किसने की? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। सेकंड पॉइंट है, वर्ष 1786 में राज्य स्तर राजस्व प्रशासन से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए बंगाल में राजस्व बोर्ड नामक संस्था का गठन किया गया था। थर्ड पॉइंट है, वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जिला और राज्य मुख्यालयों के बीच में एक मध्यस्थ प्राधिकरण के रूप में प्रभागीय आयुक्त के पद की रचना की थी। फोर्थ पॉइंट है, वर्ष 1792, कौन सा वर्ष है? 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी थानेदार प्रणाली की जगह दरोगा प्रणाली की शुरुआत की, जो जिला प्रमुखों से सीधे नियंत्रण में थी। फिफ्थ पॉइंट है, वर्ष 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम के माध्यम से कांस्टेबल प्रणाली की स्थापना हुई, जिसके द्वारा जिला पुलिस को जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्टर के अधीन किया गया था। स्थानीय प्रशासन। वर्तमान भारत के शहरी स्थानीय शासन से जुड़ी संस्थाएं ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आई और विकसित हुई। इस संदर्भ में मुख्य घटनाएं निम्न है। कौन कौन सी घटनाएं घटी? फर्स्ट है, वर्ष 1687 में भारत में पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई। जो नगर निगम की स्थापना पहला कब हुआ? मद्रास में। किस सन में हुआ? तो 1687 में। सेकंड पॉइंट है, वर्ष 1726 में मुंबई और कोलकाता नगर निगम की स्थापना हुई।
अब मुंबई और कोलकाता में कब हुई? 1726 में। किसकी? नगर निगम की स्थापना। थर्ड पॉइंट है, वर्ष 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का विकास किया। किसने किया स्थानीय स्वशासन का विकास? तो लॉर्ड मेयो ने किया। कब? 1870 में। फोर्थ पॉइंट है, लॉर्ड रिपन के वर्ष 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मेगा कार्टा माना जाता है। मेगा कार्टा किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। कब? 1882 में, स्थानीय स्वशासन के लिए। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति वर्ष 1907 में की गई, जिसमें अपनी रिपोर्ट वर्ष 1909 में प्रस्तुत की गई। इस कमीशन के चेयरमैन हॉब हाउस थे। कौन थे? हॉब हाउस। 6 पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रांतों में शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय का दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसके प्रभारी भारतीय मंत्री होते थे। 7 पॉइंट है, वर्ष 1924 में केंद्रीय विधायिका द्वारा कैंटोनमेंट एक्ट पारित किया गया। कब? 1924 में। 8 पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई प्रांतीय स्वायत्तता से जुड़ी योजना के तहत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित कर दिया गया। वित्तीय प्रशासन। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है। क्या है? फर्स्ट है, 1753 में भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग का गठन किया गया। कब किया गया? 1753 में, पहली बार भारत में। सेकंड है, वर्ष 1860 में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई। कब की गई बजट प्रणाली की शुरुआत? 1860 में, 1860 में। थर्ड पॉइंट है, वर्ष 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया, जिसके फलस्वरूप प्रांतीय सरकारों को स्थानीय वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। फोर्थ पॉइंट है, वर्ष 1921 में एक्वर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया गया। कब? 1921 में। फिफ्थ पॉइंट है, वर्ष 1921 में केंद्र में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। 6 पॉइंट है, वर्ष 1935 में केंद्रीय अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। कब की गई? 1935 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के परिवर्तन। पोस्ट इंडिपेंडेंस चेंज। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान के माध्यम से भारतीय प्रशासन का जो ढांचा तैयार हुआ, उसमें प्रजातांत्रिक और कल्याणकारी राज्य का प्रावधान किया गया था। स्वायत्तता। भारत में प्रशासन के दृष्टि से जो बदलाव हुए वे इस प्रकार है। फर्स्ट है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर संसदीय प्रणाली की सरकार की शुरुआत हुई। इसमें कार्यपालिका और विधायिका से उत्पन्न थी को प्रभुत्व प्रदान करने के साथ साथ इसे विधायिका के प्रति जवाबदेही भी बनाया गया था। सेकंड पॉइंट है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के साथ संघीय राजनीति प्रणाली की शुरुआत हुई, किंतु केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्रदान की गई। थर्ड पॉइंट है, राजनीतिक कार्यपालिका की सर्वोच्चता लोक सेवकों पर बरकरार रखी गई तथा लोक सेवकों को राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन माना गया। फोर्थ पॉइंट है, राजनीति के दोनों स्तरों केंद्र और राज्य पर कल्याण और विकास से जुड़े कई विभागों का विकास किया गया। फिफ्थ पॉइंट है, दोनों स्तरों पर नई लोक सेवाओं अखिल भारतीय जैसे IFS और केंद्रीय सेवा दोनों तथा लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया। 6 पॉइंट है,
लोक सेवकों की भूमिका में बदलाव लाया गया और उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास प्रक्रिया में बदलाव लाने वाले अभिकर्ता को कार्यभार सौंपा गया। 7 पॉइंट है, राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला स्तर पर नियोजन के माध्यम से प्रशासन में कल्याण और विकास संबंधी पक्षों को शामिल किया गया। 8 पॉइंट है, सबसे नीचे के स्तरों पर प्रजातंत्र को बल प्रदान करने के लिए पंचायती राज प्रणाली का आविर्भाव हुआ। 9 पॉइंट है, सलाहकार समितियों, दबाव समूह और अन्य के माध्यम से सभी स्तरों पर प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। भारतीय प्रशासन का संवैधानिक संदर्भ, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसमें उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिन पर किसी देश की सरकार और शासन की प्रणाली टिकी होती है। भारतीय प्रशासन के संवैधानिक संदर्भ का आशय भारतीय प्रशासन के उन विधिक और राजनीतिक ढांचों से है जिनका निर्धारण भारतीय संविधान द्वारा किया गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारतीय प्रशासन की प्रकृति, संरचना, शक्ति और भूमिका भारतीय संविधान के सिद्धांतों और प्रावधानों द्वारा निर्धारित एवं प्रभावित है। भारतीय संविधान की रचना कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के तहत वर्ष 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा की गई थी। इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लिया। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। इसी दिन से भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया। कब से? 26 जनवरी 1950 से। भारतीय संविधान विश्व के लिखित एवं विस्तृत संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान जो है वो क्या है? विश्व में लिखित एवं विस्तृत संविधानों में से एक है। मूलतः इस संविधान में 22 अध्याय, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 24 अध्याय, लगभग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत को संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त संविधान के उद्देश्यों के रूप में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना को प्रमुखता प्रदान की गई। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय प्रशासन में संवैधानिक संदर्भ के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या निम्नलिखित शीर्षकों के तहत की गई। क्या है? पहला, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय प्रणाली, केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंध, केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, संसदीय प्रणाली, संविधान एक झलक, संविधान की अनुसूचियां। अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार क्या थे हमारे। फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। संविधान निर्माताओं को इस संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा मिली थी। संविधान में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। इसका आशय 2 चीज़ों से है। पहला, संसद इन अधिकारों को निरस्त या कम केवल संविधान में संशोधन करके ही कर सकती है और यह संशोधन संविधान की धारा 368 में उल्लिखित क्रियाविधि के अनुसार ही किया जा सकता है। दूसरे, इन अधिकारों के संरक्षण का उत्तरदायित्व
सर्वोच्च न्यायालय पर है, अर्थात मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यानी इन अधिकारों से किसी व्यक्ति को पीड़ित हो रहा है कोई व्यक्ति, तो वो सीधा कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ये अधिकार हालांकि औचित्यपूर्ण है परंतु निरपेक्ष नहीं है। सरकार इन पर न्यायोचित प्रतिबंध भी लगा सकती है, परंतु इन प्रतिबंधों के औचित्य या अनुचित्य को निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। यानी उसको लागू या ना लागू करना है, उसका निर्धारण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ये अधिकार राज्य द्वारा अतिक्रमण किए जाने के विरुद्ध नागरिकों की स्वतंत्रताओं और अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद तथा राज्यों की सरकारें, विधानसभाएं तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। सभी न्यायालय किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले विधायिका के कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों को असंवैधानिक और गैर कानूनी घोषित कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 13 में दिया गया है। मौलिक अधिकार राजनीतिक प्रजातंत्र के आदेशों को बढ़ावा देने और देश के अधिनायकवादी शासन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए है। क्या है मौलिक अधिकार? ये राजनीतिक प्रजातंत्र के जो आदेश होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं, आदर्शों को बढ़ावा देते हैं और देश में अधिनायकवादी जो न्याय है उसको कायम रखते हैं। अधिनायकवादी शासन की प्रवृत्ति को रोकने में संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसलिए यह अब केवल 6 अधिकार ही है। कब हटाया गया? 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। समानता का अधिकार क्या कहता है? समानता का अधिकार कानून विधि के समक्ष समानता अथवा समान कानूनी संरक्षण अनुच्छेद 14 में दिया गया है। सेकंड है धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में बताया गया है। थर्ड है लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता। लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता यह अनुच्छेद 16 में बताया गया है। फोर्थ पॉइंट है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत तथा इस प्रकार के किसी भी आचरण पर रोक अनुच्छेद 17 में बताया गया है। फिफ्थ पॉइंट है पदवियों का अंत सैन्य व शैक्षणिक उपाधियों की छोड़कर अनुच्छेद 18 में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार फर्स्ट पॉइंट है सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। शक्तिपूर्ण और निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। शांतिपूर्ण और निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई कि शांतिपूर्ण और बिना शस्त्र के आप सम्मेलन कर सकते हैं। ग पॉइंट है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। घ पॉइंट है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी राज्य में आप आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा। अगला पॉइंट है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में बसने या रहने की स्वतंत्रता। 6 पॉइंट है कोई व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा। सेकंड पॉइंट है अपराधों के लिए दोष सिद्धि
के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में बताए गए हैं। थर्ड पॉइंट है जीवन और स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत का संरक्षण अनुच्छेद 21 में बताया गया है। फोर्थ पॉइंट है कुछ स्थितियों की गिरफ्तारी और नजरबंदी में से संरक्षण अनुच्छेद 22 में बताया गया है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फर्स्ट पॉइंट है मानव की तस्करी और बलात्श्रम पर प्रतिबंध अनुच्छेद 23 में बताया गया है। सेकंड है कारखानों और खदानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का निषेधात्मक प्रतिबंध यानी जो बाल मजदूरी होती है उस पर रोक किस में बताया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फर्स्ट पॉइंट है अंतःकरण और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दिया गया है। सेकंड पॉइंट है धार्मिक आयोजनों की आज़ादी अनुच्छेद 26 में बताया गया है। थर्ड पॉइंट है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतानों संबंधी स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में बताया गया है। फोर्थ पॉइंट है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्ति या धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में बताया गया है। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। भाषा, लिपि और संस्कृति के संबंध में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में बताया गया है। सेकंड पॉइंट है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उन पर प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। फर्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय का आश्रय लेने के अधिकार की गारंटी। सेकंड पॉइंट है उच्चतम न्यायालय को निर्देश या आदेश या रीट जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट शामिल है जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। ये श्रेष्ठ विचार आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। देश पर प्रशासन के लिए सिद्धांत मौलिक है, इसलिए कानून बनाते समय इनके अनुपालन की जिम्मेदारी राज्य की है। ये सिद्धांत मौलिक अधिकारों की से निम्नलिखित संदर्भ से अलग है, यानी मौलिक अधिकार अलग है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अलग है। फर्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकारों का औचित्य सिद्ध किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए इन सिद्धांतों के उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा उन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता। यानी जो मौलिक अधिकार है उसमें जो भी चीज़ें दी गई है वो सिद्ध हो सकती है, यानी प्रमाणित हो सकती है, पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रमाणित नहीं हो सकता है। सेकंड है मौलिक अधिकारों के उद्देश्य से राज्य की कड़ी कार्यवाही से नागरिकों की रक्षा करके उन्हें राजनीतिक आज़ादी की गारंटी प्रदान करना है, जबकि निर्देशक तत्वों का उद्देश्य राज्य द्वारा समुचित कार्यवाही के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक आज़ादी को सुनिश्चित करना है। नीति निर्देशन यानी निर्धारण तत्वों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: कल्याण समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। कल्याणकारी समाजवादी सिद्धांत क्या है? फर्स्ट पॉइंट है लोगों के कल्याण की भावना को बढ़ावा देने के लिए समाज व्यवस्था को बनाए रखना अनुच्छेद 38 में बताया गया है। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 38 में। सेकंड पॉइंट है राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि फर्स्ट पॉइंट है का सभी नागरिकों को अपनी जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का समान अधिकार है। ख समुदाय के भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण का विभाजन इस प्रकार हो कि सर्वसाधारण का हित होता है।
ग पॉइंट है, समाज के हितों के लिए धन संपदा का केंद्रीकरण न हो। घ, समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अड़, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा हो। च, बालकों और युवाओं के शोषण से सुरक्षा प्राप्त हो। थर्ड पॉइंट है, रोजगार और शिक्षा पाने तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था और विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार हो। अनुच्छेद 41 में बताया गया है। फोर्थ पॉइंट है, कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं के अनुसार प्रसूति सहायता का प्रावधान हो। यह अनुच्छेद 42 में बताया गया है। फिफ्थ पॉइंट है, सभी श्रमिकों के निर्वाह हेतु मजदूरी और कार्य की समुचित परिस्थितियों का प्रावधान हो। अनुच्छेद 43 में बताया गया है। गांधीवादी सिद्धांत। फर्स्ट पॉइंट है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में। सेकंड है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 में। थर्ड पॉइंट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 में बताया गया है। फोर्थ पॉइंट है, जीवन स्तर और पोषण की स्थिति में सुधार लाने की जिम्मेदारी तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकार मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाकर जन स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने की जिम्मेदारी राज्य की है। यह अनुच्छेद 47 में बताया गया है। फिर भी राज्य इस पे क्या करता है, रोक नहीं लगाता, जो द्रव्य पदार्थ है इस पे। फिफ्थ पॉइंट है, कृषि और पशुपालन व्यवसाय को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया जाना। अनुच्छेद 48 में बताया गया है। सिक्स पॉइंट है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में बताया गया है। उदार बौद्धिक सिद्धांत क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या क्या होता है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में बताया गया है। सेकंड पॉइंट है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 50 में बताया गया है। थर्ड पॉइंट है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा। अनुच्छेद 50 में बताया गया है। फोर्थ पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुच्छेद 51 में बताया गया है। निर्देशक सिद्धांत और 42वां संशोधन क्या था? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से उक्त सिद्धांतों में निम्नलिखित विषय को शामिल किया गया। जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें कुछ सिद्धांतों को शामिल किया गया था। कौन कौन से सिद्धांत है? फर्स्ट पॉइंट है, निर्धनों को समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता दी जाए। सेकंड है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी हो। यह अनुच्छेद 43A में बताया गया है। थर्ड है, पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवी संरक्षण। अनुच्छेद 48A में बताया गया है। फोर्थ पॉइंट है, बच्चों के विकास के अवसरों का सृजन। यह अनुच्छेद 39 में बताया गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।